अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कुछ क्रिकेट हो जाए, पावर्ड बाय लेस। आज चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था, न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान हुआ। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का फैसला किया। पहले बैटिंग करते वक्त 251 रन स्कोर किए। 7 खिलाड़ियों के नुकसान पे इंडिया ने 49 ओवर्स में 254 रन स्कोर किए। 6 खिलाड़ियों के नुकसान पे और 4 खिलाड़ियों के साथ इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीत गया। 12 साल बाद जो है ये चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जो है इंडिया ने अपने नाम कराया है। नसीम भाई, आप लोग बड़ा न्यूजीलैंड कर रहे थे आप दोनों, और मैं कह रहा था इंडिया जीतेगा। देखिए ना, जीत गया इंडिया। बिल्कुल आप सही बात कह रहे थे और आप भी जीत गए, इंडिया भी जीत गया। इंडिया को सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, इंडियन पीपल्स को बहुत बहुत मुबारकबाद। उन्होंने अपनी क्रिकेट को बहुत बेहतर बनाया। आप देखें कि ये तीसरा आईसीसी इवेंट है, एक का वो फाइनल खेले, T20 वो जीते और उसके बाद ये एक और टाइटल उन्होंने अपने नाम किया। तीसरी मरतबा वो चैम्पियंस ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुए। दुनिया की वाहिद टीम है कि जिसने 3 मरतबा चैम्पियंस ट्रॉफी जीती है। फेवर की बात जहाँ पर है, कल डेली टेलीग्राफ में भी जो है वो एक बहुत बड़ा मजमून लगा था इस हवाले से। उसमें उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि टॉस कोई भी जीते, करने की ज़रूरत ही नहीं है। रोहित शर्मा से पूछ लें कि आपने क्या करना है, जैसा वो कहे वैसा कर लें। लेकिन ये मुसलसल 15वां टॉस हारे थे रोहित शर्मा। तो वो जो एक टॉस की कंट्रोवर्सी हुआ करती थी, हम बात कर सकते हैं क्या उनको ग्राउंड कंडीशंस मुनासबत से मिली, उन्हें जो है वो आप कह सकते हैं कि पिचेस के बारे में उनको ज़रा ज़्यादा बेहतर आगाही थी, लेकिन इतनी तो हमें भी थी। खैर, हम अपनी बात पे बाद में आते हैं। उन तमाम चीज़ों से हटके मेरे ख्याल ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सोचने का मामला है। अगर इसमें नासिर हुसैन बोलते रहेंगे, एथरटन बोलते रहेंगे, टेलीग्राफ लिखता रहेगा, तो शायद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिनका अब हेड ऑफिस इंग्लैंड में भी नहीं है, अब तो दुबई में, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर खेल कहीं इम्बैलेंस हो रहा है। क्योंकि ऑलरेडी हम बार बार कहते हैं कि इंडिया की टीम इतनी ऑलरेडी मजबूत है कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। वो एक बैकअप, उनके पास पूरी एक टीम बैठी हुई है बैकअप के तौर पे कि जिसको वो खिला सकते हैं। उन्होंने अपनी क्रिकेट को ईमानदारी से, दयानतदारी से, आईसीसी फेवर से हटके मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने दयानतदारी दिखाई है अपनी क्रिकेट में, ईमानदारी दिखाई है उन्होंने अपनी क्रिकेट में। और जो रोल होता है प्लेयर बनाने का, वो उनके सीनियर्स ने निभाया है। आप अगर विराट कोहली को देखें, रोहित शर्मा को देखें, हर खिलाड़ी उनका उनके गुण गाता हुआ दिखाई देता है, चाहे वो टीम में हो या ना हो, क्योंकि उन्होंने एक बड़े भाई की तरह हर खिलाड़ी को वेलकम किया है जो मेरिट पे डिज़र्व करता है। बगैर मेरिट की उन्होंने कोई बात नहीं की। देखिए ना, वो आउट ऑफ द वे जसप्रीत बुमराह अनफिट हो जाते हैं, वो एक स्पिनर को ऐड करते हैं। हमारे यहाँ कहते रह जाते हैं भाई स्पिनर शामिल कर लो, लेकिन नहीं किया जाता। हम अपनी क्रिकेट पे बाद में आ रहे हैं, लेकिन इंडिया को पूरा क्रेडिट जाएगा। उन्होंने अपनी क्रिकेट को हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर किया है। शायद अब हमारी क्रिकेट को उनसे लर्न करने की ज़रूरत है। ये बात नसीम भाई, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि देखिए शरीफ भाई, एक और चीज़, जैसे मैंने आपको जो सीनियर्स की बात कही ना, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सरफराज ने ये सारे प्लेयर बनाए थे। सीनियर था बाबर आजम, आपके जितने भी प्लेयर थे उस दौर के अंदर, देखें वो क्या ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट खेल रहे थे। लेकिन यहाँ पे कोहली और रोहित जो रोल प्ले करके गए, हमारे दोनों सीनियर बाबर और रिजवान, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सके। अपनी पसंद नापसंद, अपने दोस्तों की टीम में शमूलियत, शादाब को चाहे कितनी भी मार पड़ रही है, वो हमारा दोस्त है, वो टीम में आएगा, वो तो खेलेगा। बाकी अब अबरार बाहर बैठ जाएगा 2023 वर्ल्ड कप में, अबरार को बाहर बिठा दिया। अगर मैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज भी देखूँ ना, तो मैं अभी टॉप 5 बॉलर्स और बैटर्स देख रहा था। टॉप 5 बॉलर्स और बैटर्स में तो खैर हमारा दूर दूर तक कोई निशान नहीं। पहले का हमारे वाले हैं कहाँ पे, हमारे तो मुल्क में हो रहा था ये चैंपियंस ट्रॉफी के, तो हम मेज़बान थे। हमने 3 में से 2 मैच तो अपनी कंडीशन में खेले और तीसरा मैच उस कंडीशन में खेला है कि सरफराज कप्तान थे। 14 मैच खेले हैं आप वहाँ पे, 14 के 14 जीते। ऐसा नहीं है कि वो कंडीशन हमारे लिए कोई बिल्कुल हम आंग नहीं थे, हम उससे, हमें नहीं पता था। जिस दौरान में हमारे यहाँ क्रिकेट नहीं हो रही थी, हम तो जाके खेलते ही इमारात में थे। अब पता है, ये जो एटलीस्ट सारी दुनिया ज़रूर बात करे कि आईसीसी फेवर कर रही है, हम अगर ये बात करेंगे ना, तो हम अपनी जो चूज़ें हैं ना, हम उनको छुपाने की कोशिश करेंगे। हम उनकी गलतियों को, उनकी खामियों को छुपाने की कोशिश करेंगे। हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि किस तरीके से विराट कोहली और रोहित शर्मा ने एक बड़े भाई का रोल प्ले करते हुए अपने खिलाड़ियों को कैसे डेवलप किया। अच्छा नसीम भाई, ये बात तो ज़ाहिर है, अब अगर हम छुपाना भी चाहेंगे तो भी छुप नहीं सकती। ज़ाहिर है लोगों को भी अकल है, दुनिया को भी अकल है। आपने बात करी दोस्ती की कि ज़ाहिर है रिजवान की दोस्ती थी बाबर से, बाबर की दोस्ती थी रिजवान से, शादाब से, तो सरफराज को अपना दोस्त क्यों नहीं बनाया? क्या मतलब वो ग्राउंड में बहुत गुस्से में रहते थे? रीज़न क्या था? सरफराज दोस्त क्यों नहीं बना? देखिए सरफराज
अनफॉर्चुनेटली इतनी सीरीज जिताने के बाद जब आदमी कोई हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा जिता देता है ना, तो उसके बाद भी वो अताब का शिकार हो जाता है कि यही हीरो हैं और कोई हीरो नहीं बचा है। और सरफराज को जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट का कत्ल करके उनको कप्तानी से हटाया गया था, वो पाकिस्तान का क्रिकेट का बहुत बड़ा कत्ल था। इस वजह से कि पाकिस्तान एक मार्जिन से नंबर 1 टीम थी, वो तीनों फॉर्मेट को बहुत शानदार अंदाज से लेके चल रहे थे। जिस दिन सरफराज को हटाया था, मैं एक शो कर रहा था और मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा पाकिस्तान क्रिकेट ये दिन याद करेगी, कभी भूलेगी नहीं ये दिन के जिस अंदाज से आपने सरफराज को हटाया है। और उसके बाद आज तक हम वो दिन याद कर रहे हैं। आज इस बात को हटाए हुए भी मेरे ख्याल 5 साल हो गए, नहीं, 2019 में हटाया, तकरीबन 6 साल हो गए। आज तक हम उस सरफराज को हटाने को याद करते हैं, आज तक हम बात करते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ठीक है, याद कौम कर रही है, जो हमारे साफ़ी हैं, जो तजिया निगार हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो पीसीबी है उसको वो कह रहा है खैर है, सब चलता है। एमन, आप क्या समझती हैं आज के मैच पे, कहाँ न्यूजीलैंड घबरा गया? क्यों बातें हो रही थी बड़ी बड़ी, आप तो कह रही थी न्यूजीलैंड ने ये करना है वो करना है, कहाँ घबरा गया कि मतलब कोलैप्स कर गई उनकी टीम पूरी? नहीं, देखिए, हमने जब स्टार्ट में बात की थी तो नसीम भाई ने भी कहा था कि 60-40 का रेशो है। हमने न्यूजीलैंड को बिल्कुल आउट नहीं किया था, बट वी बिलीव कि उनके पास जो उनका कॉम्बिनेशन है वो इस वक्त परफेक्ट है। अगर आप इंडिया के साथ उनका मैच करवा दें और यही 2 टीमें फाइनल में पहुंची तो लग रहा था कि एक अच्छा मैच देखने में नज़र आएगा। लेकिन जो आज की पिच थी ना, उसने इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। न्यूजीलैंड के बैटर्स बिल्कुल भी स्पिन को रीड ही नहीं कर पाए। थोड़ी सी स्लो पिच थी, अगर यही मैचेस कदाफी स्टेडियम टाइप की पिचेस पे होते तो वहाँ पर उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी चलती। तो मे भी उनका ये ड्रॉबैक था कि उनके पास स्पिनर्स उस क्वालिटी के नहीं थे जो कि इंडिया की मिडिल लाइन को आउट कर सकें, जो कि उन्होंने विराट को तो कर लिया था अर्ली ऑन आउट। बट ऑन दी अदर हैंड न्यूजीलैंड ने ये टूर्नामेंट बहुत कन्विंसिंगली खेला है। इंडिया ने भी डोमिनेट किया है पूरे इस टूर्नामेंट में, बहुत ज़्यादा उनको मुबारक हो, वो जीते हैं इस टूर्नामेंट को। और इससे पहले T20 वर्ल्ड कप भी उन्होंने जीता, तो थ्रू आउट बड़ा अच्छा उनका ये रहा। और रचिन रविंद्रा जो है वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहा है, ये भी एक अच्छी बात है न्यूजीलैंड के लिए। बिल्कुल, रचिन रविंद्रा ने 263 रन्स किए इन 4 इनिंग्स। हमारे अगेंस्ट भी नहीं खेले थे, काश हम उसी चीज़ का फ़ायदा उठा लेते, बट अनफॉर्चुनेटली लेकिन बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने कोप अप किया है हर कंडीशंस में जाके खेलने का। और उसके अलावा उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की है, तो वो अब न्यूजीलैंड की तरफ से एक उभरते हुए ऑलराउंडर बन के सामने आ रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली के केन विलियमसन जो कि इतनी इंजरीज़ के बाद वापस आए थे, आज फिर उनको एक इंजरी हो गई और वो टीम के साथ नहीं थे फील्डिंग करते हुए, तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ा उनको, क्योंकि सेंटनर ऑब्वियसली एक न्यू कैप्टन है, जहाँ पे उनको एक ब्रेक थ्रू चाहिए था, वहाँ पे उनको विलियमसन की हेल्प हासिल नहीं। अच्छा, उनके जो मेन बॉलर थे वो भी इंजर्ड हो गए थे, ये भी एक ड्रॉबैक था। बिल्कुल, मैट हेनरी शोल्डर की इंजरी की वजह से वो बाहर हो गए थे। कैच अटैम्प्ट कर रहे थे लेकिन उनसे हुआ नहीं था, तो उनकी जगह पे नेथन स्मिथ को लेकर आए थे। वो खासे एक्सपेंसिव रहे, 2 ओवर में उन्होंने 22 रन दिए, तो वो भी एक ड्रॉबैक था न्यूजीलैंड की टीम के लिए। अच्छा नसीम भाई, अगर हम देखते हैं यहाँ पर इंडिया की बैटिंग तो 49 ओवर्स तक ये मैच चला है, ये नहीं था कि बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। और विराट कोहली जो है वो आज 1 रन पे भी आउट हो गए, लेकिन फिर केएल राहुल ने जो है नीचे बहुत अच्छा खेलते हुए इनको फाइनली मैच जितवा दिया। मेरे ख्याल रोहित शर्मा का सबसे बड़ा रोल है आज कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट 76। देखिए, वो जो 76 रन है वही फ़र्क है। आप बाकी तो हमने स्ट्रगल करता हुआ इंडिया की बैटिंग को भी देखा, दोनों टीमों ने पावर प्ले बहुत अच्छा खेला। रचिन रविंद्रा पावर प्ले की जो वेरी फर्स्ट बॉल पे आउट हुए, वरना 69 फॉर 1। न्यूजीलैंड जिस तरीके से पावर प्ले खेल कर गया, ऐसा लग रहा था ये तो 280-290 बहुत आराम से बना देंगे, जो शानदार पावर प्ले खेल रहे थे। लेकिन आते ही कुलदीप ने जिस तरीके से उन्हें बोल्ड किया पहली गेंद पर, वो मेरे ख्याल है वहाँ से मैच पर केन विलियमसन अपनी बारी को लेके नहीं चल सके। वहाँ पे जो 71 फॉर 3, आई थिंक वो एक ऐसा कोलैप्स हुआ था। और फिर खासकर दुबई की पिचेस के बारे में कि जहाँ पर स्पिनर्स ने डोमिनेट करना है, 4-4 स्पिनर्स के साथ इंडिया मैदान में 71 फॉर 3, वहाँ कमर तोड़ दी थी इंडिया ने काफ़ी हद तक। और फिर बनाने की ज़रूर कोशिश की उन्होंने। डैरिल मिचेल ने 50 रन स्कोर किए। इस पिच के ऊपर इसी तरह खेल सकते थे जिस तरह टीम फंस गई थी। ग्लैन फिलिप्स उस तरीके से नहीं, लेकिन ब्रेसवेल ने जो 50 किया था उसकी वजह से तो आपको इतने रन नज़र आ गए, वरना तो शायद बोर्ड के ऊपर आपको 210-220 रन दिखाई दे रहे थे। क्योंकि इंडिया बिल्कुल ये मैच जीत गया, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि वन साइडेड ही मैच हो गया। और जाहिर है क्योंकि 49 ओवर्स तक ये मैच चला है, लेकिन इंडिया की जितनी भी आवाम है उसको बहुत मुबारक हो, इंडियन टीम को मुबारक बहुत हो। आपको ICC चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल एक बार फिर मिला है। या वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन और अब आते हैं अपनी खबरों की जानिब। शाहिद खान आफरीदी का नसीम भाई ये कहना है कि इंडिया को बहुत एडवांटेज मिला है और ऐसा लग रहा था वो अपनी गली में ही खेल रहे हैं कोई स्ट्रीट क्रिकेट। और साथ में शाहिद भाई ने ये भी कहा कि अगर वो शेर के बच्चे होते तो पाकिस्तान आके खेलते, बहुत बुज़दिल हैं, ऐसा कह दिया शाहिद भाई ने। देखिए, ये स्टेटमेंट कोई शेर ही दे सकता है पाकिस्तान क्रिकेट का, कोई और नहीं दे सकता। वरना ये बात किसी और ने क्यों नहीं कही। इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हमारे बैठे हुए थे, बड़े बड़े नाम, अब मैं नाम लेना शुरू होगा तो पूरा प्रोग्राम गुजर जाएगा। तो टेलीविजन पे बैठे हुए थे, उनमें से किसी ने ये बात क्यों नहीं कही। ये नासिर हुसैन ने तो कही, ये माइकल एथर्टन ने तो कही कि उनको फेवर दिया जा रहा है। और शायद ये व्यूज़ वगैरह के लिए फ़िक्र नहीं करते हैं कि कहीं से व्यूज़ आएंगे। शाहिद ने जब बयान दिया है वो कश्मीर के हक़ में दिया है, जब बयान दिया है वो पाकिस्तान के हक़ में दिया है, जब बात की है वो पाकिस्तानियों का एक दिल बड़ा करने वाली बात की है। और ये स्टेटमेंट कोई और नहीं देगा, देना कोई और ये वाला स्टेटमेंट। अगर बहुत सारे लोग हमारे बड़े बड़े नाम हैं, 1992 90s के हीरो हैं, अपने चैनल्स भी चलाते हैं, कमेंट्री भी करते हैं, तो ज़रा बताएं ना भाई कि इस स्टेटमेंट पे आपकी नज़र क्यों नहीं गई। अच्छा नसीम भाई, आप जो इतना बैठ के यहाँ पे जो हमारे पुराने क्रिकेटर्स हैं उनकी बारे में बातें बताते हैं, तो कभी आपको फ़ोन आते हैं नाराज़गी के कि भाई नसीम भाई क्या कर रहे हो, क्योंकि आपका इनसे ताल्लुक बरह रास्ता, भाई हमें तो करेंगे नहीं, करने का कोई फ़ायदा ही नहीं। आपको फ़ोन आते हैं इस तरह कि नसीम भाई क्या कर रहे हो यार, बट ठीक है फिर देख लेना ऑफ द रिकॉर्ड। मैं बात आपको ये कह रहा हूँ, मैंने ऑफ द रिकॉर्ड होता है नहीं, मकसद है कि नाराज़गी होती है। अरे फिक्र भी नहीं करते हैं, आपने क्या बोला, किसने क्या बात की है, पाकिस्तान क्रिकेट से फिक्र ही खत्म हो गई है। हार जाओ, 22 रन बनाओ, पावर प्ले के अंदर 321 चेस कर रहे हो, फिक्र ख़त्म। 60 रन बनाएंगे आपके कप्तान, 60 के स्ट्राइक रेट से कप्तान बना रहे हैं। कप्तान को जहाँ ऊपर जाने की ज़रूरत है वहाँ भी कप्तान ऊपर बैटिंग करने के लिए नहीं जा रहे, कोई नहीं बोलेगा। अच्छा, अपने खिलाड़ियों को की तबीयत साफ़ करने के लिए सब तैयार बैठे हुए हैं, अपने खिलाड़ियों को की एक एक खामी को ढूंढ ढूंढ के निकाल के लाते हैं। लेकिन अगर इंडिया को कोई फेवर मिल रहा है तो उस सिलसिले में उनकी आवाज़ नहीं आती। ये देखें, ये बड़ा एक सवाल है। ये एक बड़ा मैंने सवाल बोला है ना, ये शेर ही बोल सकता है जो शाहिद बोला है। शाहिद भाई ने बोला है, बड़ी बात है, शाहिद भाई ने खुल के बोला, क्योंकि शाहिद भाई को टेंशन नहीं है ना कि मुझे फिर आगे कोई शो में बुलाएगा नहीं बुलाएगा, मुझे आगे पता नहीं मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। जो ले रहे हैं फ़ायदे ज़ाहिर है वो क्यों बोलेंगे। मोइन अली साबिका इंग्लैंड क्रिकेटर है, जानती हैं, पहले बताएं। बिल्कुल जानती हूँ। चलें ठीक है। उनका ये कहना है कि जी फ्रेंचाइज ने क्रिकेटर्स को तबाह कर दिया, इतना पैसा है कि क्रिकेटर्स मना ही नहीं करते। उन्होंने कहा कि कुछ रिटायर्ड होने के बाद भी खेलेंगे। तो क्या सही कह रहे हैं कि पैसा आ गया तो क्रिकेटर्स तबाह हो गए? देखिए, ये बात तो सच है कि बहुत सारे क्रिकेटर्स ने ओडीआई फॉर्मेट से इसीलिए रिज़ाइन दिया क्योंकि वो T20 क्रिकेट को प्रायोरिटी बना रहे हैं। T20 अब वो अपनी नेशन के लिए भी खेल रहे हैं और फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए भी खेल रहे हैं। अब फ्रेंचाइज क्रिकेट में मैं एक न्यूज़ पढ़ रही थी कि ऐसा था कि अब जब इंग्लैंड में 100 होती है, अब उसमें भी इंडियन ओनर्स आ गए, वो अपनी टीम लेना शुरू हो जाएंगे, तो मे भी पाकिस्तान प्लेयर्स के लिए प्रॉब्लम होगी वहाँ पर जाना। इसी तरह जो ऑस्ट्रेलिया की फ्रेंचाइज क्रिकेट है जहाँ पे बिग बैश होता है, उसमें भी मे भी पर्सनल ओनर्स होंगे जो अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। इससे होगा क्या, जो इससे आपकी अपनी जो नेशनल सेटअप होगा ना उसको नुकसान पहुंचेगा। जो डोमेस्टिक का प्लेयर आपने लेना है ना वो नहीं जा सकेगा, क्योंकि अगर ओनर इंडियन है तो वो अपनी टीम बनाने की कोशिश करेगा। तो फ्रेंचाइज क्रिकेट ने इस तरह का काफ़ी रोल प्ले किया। फिर ओडीआई के फॉर्मेट से उनको प्रॉब्लम थी, 2 न्यू बॉल्स आ गई हैं, बहुत आसानी हो गई है बैटर्स के लिए न्यू बॉल पर रन्स करना। फिर सेकंड पावर प्ले में आपके जस्ट 4 फील्डर्स आउटसाइड हो सकते हैं। तो रूल्स को लेकर उन्होंने बहुत डिस्कशन की। अच्छा ईमन, आप नहीं समझती कि जो ओडीआई थी वो क्रिकेट अब बहुत मुतासर हो गई है ये T20 और इस तरह के मैचेस की वजह से? इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हम ओडीआई के मैचेस बहुत देर बाद देखते हैं। पाकिस्तान ने भी इनफैक्ट 1 साल बाद पूरा अपने वनडे इंटरनेशनल खेला था अभी चैंपियनशिप से पहले, तो इसमें बहुत ज़्यादा गैप आना शुरू हो गया। और उसकी वजह यही है कि हमारे पास T20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है। 2 महीने तो आपके पूरे कैलेंडर ईयर के IPL ने ले लिए, फिर PSL भी होती है, फिर अमेरिकन लीग्स भी होना शुरू हो गई हैं, तो आपके पास कैलेंडर ही नहीं बच पाता जहाँ पर आप इस क्रिकेट को प्रायोरिटी दें। टेस्ट क्रिकेट भी चल रही है क्योंकि उसको ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, इनफैक्ट इंडिया भी, हम लोग इतनी ज़्यादा नहीं देते। मे बी ये फॉर्मेट मुझे थोड़ा सा डिक्लाइन की वजह से यही नज़र आती है कि इसके रूल्स इनको चेंज करने पड़ेंगे। बिल्कुल जी, मुझे लग रहा है बाद में ना फिर 5-5 ओवर के मैचेस हुआ करेंगे, जिस स्पीड से फास्ट हो रही है, डबल विकेट, आउट हो गए, 2 रन माइनस, हम बचपन में खेला करते थे। नसीम भाई, राशिद लतीफ़ ने एक बड़ी ऐसी बात कर दी है ख़तरनाक। वो कह रहे हैं मैं एक किताब लिखना मैंने शुरू कर दी है जिसमें मैं मैच फिक्सिंग जो 1990 के दौर में हुआ करती थी उसके बारे में सब कुछ लिखूँगा, और उसमें मैंने लिखना शुरू कर दिया। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर बाबर आजम को हमारे रिमार्क्स पे कोई प्रॉब्लम है तो वो हम पे कानूनी केस कर सकते हैं, लेकिन उनके वालिद साहब का बीच में बोलना सही नहीं है। अब बिल्कुल वाकई में वो तो बिल्कुल ऐसे ही कि गली में क्रिकेट हुआ करती थी और बच्चे की खेलते खेलते लड़ाई हो गई, वो अब्बू को बुला के ले आए। बाबर आजम शायद अभी भी यही बने हुए,
भाई उनके वालिद को तो बोलना ही नहीं चाहिए, उनका बेटा इस मुल्क का कप्तान रहा है, प्रोफेशनल क्रिकेटर है, जिम्मेदार है, अरबपति हो गया है, अब भी उनको बोलने की ज़रूरत है? किस बात का बोल रहे हैं भाई? और फिर आपने कितनी क्रिकेट खेली अंकल, ज़रा मुझे ये भी बता दें। चले आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली होती है, आपको खेल की समझ होती है, आप सिर्फ एक ICC की टोपी के ऊपर आप सबको बोलना शुरू हो गए। राशिद भाई को मेरे ख्याल इस किताब को लिखना शुरू कर देना था जब जस्टिस मलिक मोहम्मद कय्यूम की इंक्वायरी बैठी थी, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग अराउंड 2000, 2001, 1999 वर्ल्ड कप के बाद ऐसा हुआ था। मेरे ख्याल राशिद भाई को किताब जब ही लिखना शुरू कर देनी थी, और 2023 वर्ल्ड कप से पहले वो मंजर आम पे आ जानी चाहिए थी। अगर राशिद भाई ने, मेरी अपनी ज़ाती राय में, वो किताब लिखने में बहुत ताख़ीर की। अगर राशिद भाई के पास इंटरनल इतनी नॉलेज है, वो जानते हैं, उनको पता है, ज़रूर उसी एरा में खेले ना वो, किसी और एरा में तो नहीं खेले। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर बनाना था, हर चीज़ से दूर करना था, तो बजाय आप 24-25 साल के बाद कह रहे हो उस के 90s के क्रिकेटर की कि मैं किताब लिखूंगा, देख ले किताब लिख के आपको जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को साफ़ और शफाफ बनाने के लिए जो अपना रोल प्ले करना था वो कर देना चाहिए था। एनीवे, वो सही कह रहे हैं कि भाई बाबर आजम उन पे केस करें, लेकिन बाबर आजम को तो अगर कोई एंकर ये कह देता है कि ICC के इवेंट में ये बिक जाते हैं और मैच फिक्सिंग करते हैं, और तो बाबर आजम के ना वालिद जाते हैं कोर्ट के अंदर, ना वो बाबर जाते हैं, हाँ, कोई भी नहीं जाता है। उधर जब एक बड़े मशहूर मारूफ सहाफ़ी ने एक बात की थी, जिनकी माशाल्लाह बड़ी एक फ़ैन फॉलोइंग है, तब बाबर के वालिद साहब क्यों नहीं बीच में आए थे? ये क्या ये समझ रहे हैं कि जो अब क्रिकेटर्स बैठ के बातें कर रहे हैं, इनकी गर्दन मड़ोड़ना आसान है? अब मैं यही आपको बात कहते हैं ना, कमज़ोर पे हमारी बदमाशी चलती है। देखिए, आप कमज़ोर कोई भी नहीं है 90s के क्रिकेटर, आप उनको कमज़ोर नहीं समझिएगा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। चाहे वो राशिद लतीफ़ हैं, वो भी 90s के क्रिकेटर हैं, मोइन खान है, वो भी 90s के क्रिकेटर, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, हर तरीके से स्ट्रॉन्ग है वो। मकसद है कि दे आर फाइनेंशियली वेल ऑफ, मेरे ख्याल है इतने ज़्यादा वेल ऑफ हैं कि अब उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अब तो सजेशन के साथ सबको सर जोड़ के बैठ जाना चाहिए। अगर वो मैंने कहा ना, मैच फिक्सिंग की किताब की बात उन्होंने की है, ये किताब मेरे ख्याल है कि 2003 वर्ल्ड कप से पहले आ जानी चाहिए थी, क्योंकि 2003 वर्ल्ड कप में भी इसी तरीके का डेबिकल हुआ था, जिसके बाद राशिद लतीफ़ कप्तान बने थे और नई टीम उनको हैंडओवर की गई थी। अगर उसके बाद क्रिकेट आगे बढ़ना शुरू हो गई थी, मेरे ख्याल है उस दौरान के अंदर जब एक कैच लिया था अलोक कपाली का राशिद लतीफ़ ने, और राशिद लतीफ़ ने ये बात भी कही कि मैंने इंतज़ाम से पूछा था मैं अलोक कपाली को वापस बुला लूँ, तो उन्होंने कहा नहीं जाने दो, मैच फंसा हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद राशिद लतीफ़ पे 5 मैच का बैन लगा, और उसके बाद राशिद लतीफ़ ने कमबैक ही नहीं किया, इंतज़ाम कप्तान बन गए थे टीम के। वहाँ पे मेरे ख्याल है कि राशिद भाई और जितने लोग अगर समझ सकते हैं कि भाई ये तो कौमी जिम्मेदारी समझ के, मेरे ख्याल है ये किताब पहले आ जानी चाहिए थी। मैं तो राशिद भाई, मेरे ख्याल में आपने थोड़ी सी देर की। अच्छा नसीम भाई, ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी वाली बात कह लें या एक फसीह बात कह लें, आपके नज़दीक राशिद लतीफ़ ज़्यादा अच्छे विकेट कीपर थे या मोइन खान? दोनों बहुत ही क्लास थे, दोनों बहुत गट्सी थे। राशिद लतीफ़ बहुत नेचुरल थे, मोइन खान बहुत मेहनती थे। आप यकीन माने उस एरा के अंदर हमारे विकेट कीपर का जो कंपटीशन लेवल था वो दुनिया में किसी के पास नहीं था। मकसद है कि वो दोनों अपनी जगह के लिए जिस तरह फाइट किया करते थे, डोमेस्टिक क्रिकेट में मेहनत करके आते थे, यहाँ पर तो रिजवान को पता है मुझे कोई हटाएगा ही नहीं। अच्छा, मोइन भाई का ये था, मोइन भाई पीछे से बोलते बहुत रहते थे, शाबाश 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 शाबाश। मोइन भाई कमेंट्री भी अच्छी करते थे पीछे। मोइन भाई मकसद है ये भी एक बड़ी इन्वॉल्व रखते थे, इन्वॉल्व। देखिए कोहली क्या करते हैं, कोहली इन्वॉल्व ही रखते हैं, क्योंकि मोइन भाई की मुझे याद है, मोइन भाई की ना कंटिन्यूसली पीछे से ना हमें कमेंटेटर की जरूरत नहीं होती थी, मोइन भाई काफी होते थे, और बड़ी अच्छी जिसे कहते हैं ना इन्वॉल्व रखने वाली मोइन भाई की जो है वो तमाम चीजें क्रिकेट को समझते थे। अच्छा, ये जो बुक आ रही है नसीम भाई, इसमें किस किस के नाम होंगे? मैं कल आपको एक रिपोर्ट भेजूंगा। मलिक आपकी तो बात होती रहोगी, आपकी तो बात होती रहती होगी, पता होगा। आखिरी प्रोग्राम में क्यों फंसा रहे हैं आप मुझे? किस अभी तो आप कह रहे थे मुझे तो टेंशन ही नहीं है। अरे मैं आपको बताऊं ना, ये सबके सामने देखिए, मलिक मोहम्मद कय्यूम कमीशन के अंदर वसीम अकरम, वकार यूनुस, मुश्ताक अहमद, कई क्रिकेटर्स के नाम थे। अच्छा, ये जो रिपोर्ट थी, रिपोर्ट में, और अताउर रहमान पे लाइव बैन लगा था, लेकिन अताउर रहमान पे जो लाइव बैन लगा था वो अपना स्टेटमेंट चेंज करने की वजह से लगा था। लेकिन इन क्रिकेटर्स के बारे में ये तक कहा था मलिक मोहम्मद कय्यूम कमीशन ने, रिपोर्ट के अंदर मौजूद है कि आप इनको किसी जिम्मेदारी पे नहीं लगाएंगे। लेकिन हमने देखा कि वकार यूनुस कई मरतबा जिम्मेदारियों पे लगे। भाई जिम्मेदारी पे आपने कैसे लगाया? शुएब अख्तर ने इंटरव्यू में ये बात कही, कह रहा है मैं अपनी आंखों से देख रहा था कि मैं जान मार रहा हूँ और दूसरे एंड से जो है वो कोई खिलाड़ी जान ही नहीं मार रहे। बोले इतने इतने से जो बच्चे थे वो जो है वो अपनी मर्जी से मज़े से खेल रहे हैं, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने जब ये शिकायत वकार यूनुस को की तो उन्होंने कहा जाने दो, कोई मसला नहीं, तो कोई वो नहीं, आप अपने खेल पे तवज्जो दो। कहने का मकसद है कि भाई वकार यूनुस साहब, वकार यूनुस का भी बड़ा रोल है पाकिस्तान क्रिकेट को इस हाल तक लाने में। मैं आपको बिल्कुल सच्चाई से बता रहा हूँ, क्योंकि
अभी आकिब जावेद को भी बच्चे चाहिए, आकिब जावेद को भी कोई देखे। आकिब जावेद जब तक लाहौर कलंदर्स में थे, जब तक तो मैंने देखा कि लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स के लिए वो बहुत आवाज़ बुलंद करते थे। वो लाहौर कलंदर्स के नहीं है, तो ना तो ओडीआई टीम के अंदर आपको शाहीन शाह अफरीदी दिखाई दिए, ना हारिस रऊफ दिखाई दिए। ये दोनों वो प्लेयर हैं कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो 3-0 वाइट वॉश किया था ऑस्ट्रेलिया में और जो साउथ अफ्रीका में वाइट वॉश किया था, उसके मेन किरदार यही लोग थे। इस कंडीशन के अंदर तो वो ओडीआई में बनते थे। आप पाकिस्तान की कंडीशन के अंदर के जहाँ पे बॉल ही जो है वो यहाँ पर आ रहा है, वहाँ पर तो आप इन्हीं तीनों को खिला रहे हैं। और जहाँ पे उनको खेलना चाहिए, जहाँ पे उन्हें होना चाहिए, वहाँ पे मोहम्मद अली और दीगर बॉलर्स को लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो आकिब के कंट्रोल में रहेंगे। अभी जो खबर चलवाई आपको, उस खबर पे तो हमने बात की नहीं। एक खबर आई जनाब अली, वो खबर ये आई एक रोज़नामे में, हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने अपने नाम से ये खबर दी कि जब इंडिया से पाकिस्तान मैच हारा तो हारने के बाद खिलाड़ी जमा होते हैं ग्राउंड के अंदर, रन्स बन के ठीक हो गया काम। उस वक्त रिजवान साहब एक बात कहते हैं कि बिल्कुल परेशान ना हो, हार जीत खेल का हिस्सा है, कोई मसला नहीं है। और जो है वो खिलाड़ी वलाड़ियों का कुछ नहीं होता, या तो सिलेक्टर जाते हैं या कोच जाते हैं। अब ये कहते हैं कि उन्हीं में से एक खिलाड़ी ने जाके सिलेक्शन कमेटी को मुखबरी कर दी इस चीज़ की। उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला, बाबर बाहर, रिजवान बाहर T20 टीम से, आपके हारिस रऊफ बाहर ओडीआई टीम से, शाहीन शाह अफरीदी बाहर ओडीआई टीम से। देखिए बाबर और रिजवान अगर T20 टीम से बाहर हुए तो मैं फिर बाबर को एक मार्जिन जरूर देना चाहता हूं कि बाबर, इस पे खबर पे अगर ब्रेक है तो हम इस पे जरा बात करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि उसके बाद कौन कौन बाहर हुआ जरा बताते हैं। तो कहते हैं ना, सोच समझ के बोलो और जिसके सामने बोलो देख लो, और सामने वाली पार्टी का मुखबिर ना हो। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं हमारी क्रिकेट की खुसूसी ट्रांसमिशन। बहुत सारी खबरें हमारे पास आ रही हैं और आज एक चीज़ मैंने ऐसी नोटिस की जो मैं चाहूँगा कि नसीम भाई से पूछूं। नसीम भाई, आज फाइनल था और ज़ाहिर चैम्पियंस ट्रॉफी का फाइनल था और पाकिस्तान होस्ट था, गो के मैच दुबई में हो रहा था, लेकिन हमारा कोई भी बंदा जो है वो मौजूद नहीं था स्टेज पे। तो क्या हमारी इतनी इज्जत नहीं है, या हमारे बंदों को पीछे का आप खड़े रहें, जय शाह साहब आ रहे हैं, वो ट्रॉफ़ी दे रहे हैं? थोड़ा सा मुझे समझाइएगा कि हमारे लोगों को क्यों नहीं जो है वो बुलाया गया। देखिए, हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि भाई जय शाह साहब दुबई में तो बैठ के मैच देख रहे हैं इंडियन टीम के। अब आप बीसीसीआई के सेक्रेटरी तो नहीं है, आप तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं। आपको पाकिस्तान को भी उसी आंख से देखना चाहिए जिस तरह आप बाकियों को देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उनके आईसीसी का सरबराह बनने के बाद जो एक चीज़ सामने आई है वो बड़ी हैरानकुन है। सोर्सेस से मैंने बड़ी जानने की कोशिश की, दुबई में भी कॉल की मैंने। एक हमारे दोस्त हैं, फोटोग्राफ़र हैं नासिर, जिनकी कोहली भी उनकी शर्ट के ऊपर साइन वगैरह कर रहे थे। बड़ी काफ़ी लोगों से जानने की कोशिश की कि हमारे लोग क्यों नहीं दिखाई दिए स्टेज के ऊपर। जो मुझे पता चला है उसके मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, CEO, कोई और नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर समीर अहमद, जो इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के टूर्नामेंट डायरेक्टर भी थे, टूर्नामेंट डायरेक्टर ऑफ दिस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, वो दुबई में मौजूद थे, वो ग्राउंड में मौजूद थे। लेकिन जय शाह साहब को शायद उनको स्टेज पे मदऊ करना गवारा नहीं हुआ कि ये कहाँ से आगे खड़े होंगे। देखिए, मोहसिन नकवी साहब की मसरूफियत होगी, मोहसिन नकवी साहब शायद नहीं पहुँच सके होंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक टॉप ऑफिशियल और जो टूर्नामेंट डायरेक्टर थे इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के, वो वहाँ पे मौजूद थे। और मैं ये आईसीसी से मैं बिल्कुल, मुझे ज़रा इसी ब्रेक के अंदर ही कुछ मैंने चीज़ें पता की आपके सामने, तो मुझे पता चली। मैं राज से बात करूँगा, मैं मैरी से बात करूँगा जो आईसीसी के रिप्रेजेंटेटिव है, कि ऐसी क्या वजह थी कि आपने जो है वो समीर अहमद, अच्छा चलिए समीर अहमद CEO पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थे, एट द सेम टाइम ही इज़ दी टूर्नामेंट डायरेक्टर ऑफ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी। टूर्नामेंट डायरेक्टर मायने होते हैं टूर्नामेंट का हेड, टूर्नामेंट का सरबराह। इस टूर्नामेंट को आईसीसी ज़रूर करा रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने टूर्नामेंट का डायरेक्टर, जो मेज़बान मुल्क है, उसने समीर अहमद को नॉमिनेट किया था, जो CEO हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। लेकिन इसके बावजूद उनको नहीं बुलाया गया। तो समीर साहब को क्यों नहीं बुलाया गया? मेरे ख्याल ये जय शाह साहब से। लेकिन यहाँ पे वो जो पाकिस्तान दुश्मनी जय शाह की दिखाई देती है ना, जो हम आज तक देखते हुए आ रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जय शाह, वो यहाँ भी दिखाई दी।
और आप ये मेजबान मुल्क, अरे आज तो जीत गए हो भाई। हाँ, अच्छा, आज ये तो अच्छा सोच लो। अब आप इंडिया के जय शाह साहब का, मैं इंडिया की आवाम को नहीं कहूँगा, इंडिया की जो जय शाह साहब है उनका बुक्स देखें, उनका कीना देखें। एक तो उनकी शक्ल देखते हैं वैसे मुझे तरस पता नहीं क्यों आने लगता है, शक्ल से इंतहाई पोले से नहीं होते, पोले बिल्कुल ऐसे जैसे कोई दुनिया का सबसे मजलूम आदमी बेचारा कोई बैठा हुआ है। लेकिन उनका कीना देखें, उनके दिल में बुक्स देखें, भाई तुम जीत गए, ले जाओ यार चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन नहीं कि अगर मेरे पास पावर है तो मैं ये हरकतें करूंगा, और अपनी मूवीज में, अपने ड्रामों में पता नहीं क्या क्या ड्रामेबाजी करते हैं। जय शाह साहब, आपके पास डेजिग्नेशन बहुत बड़ी है लेकिन आप आदमी बहुत छोटे हैं, आपके लिए बस इतना काफी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने समीर अहमद को, क्योंकि चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब नहीं जा सके थे, तो समीर अहमद साहब को भेजा ही इसलिए था कि वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मेजबान मुल्क की रिप्रेजेंटेशन करेंगे। मेजबान तो कहीं दिखाई नहीं दिया, ना तो टीम दिखाई दी, ना फिर बोर्ड दिखाई दिया, हम तो कहीं भी दिखाई नहीं जैसे दिया। हम कहते हैं ना कि कोहली बड़ा प्लेयर भी है, बड़ा इंसान भी है, तो जय शाह साहब बड़ी डेजिग्नेशन तो रखते हैं लेकिन आदमी बहुत छोटे हैं। ये मैं अभी इधर लिख के एक साइन भी कर दूं कि जय शाह साहब बहुत छोटे स्टेज आदमी के हैं। ऊपर हमारी एक ही चीज मौजूद थी और वो थे वो वाइट कोट्स। हाँ, बस व्हाइट कोट से बाकी कुछ जो नहीं था। इधर से उधर चले गए। हाँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जय शाह साहब की इन हरकतों से क्या पड़ रहा है। छोटे आदमियों की छोटी छोटी हरकतें होती हैं। वो कहते हैं ना कि जब छोटे आदमी को बड़ी चीज मिल जाए ना तो वो अपनी फिर औकात दिखाने लगता है। तो आपकी जय शाह साहब रॉजर बिनी के जो है वो जिनके कोट पहना रहे, उनके चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी वहाँ पर मौजूद है। मकसद है कि उन्होंने बता दिया कि व्हाट आईसीसी इज नाउ ओनली बीसीसीआई। बिल्कुल जी, सिर्फ वही होल्ड करते हुए और दिखाई मैंने दिए। दो अल्फाज में कह के साइन कर दी ना कि डेजिग्नेशन बड़ी होने करारदाद से आगे बढ़ाएंगे। डेजिग्नेशन बड़ी होने से कुछ नहीं होता। तभी कहते हैं अल्लाह गंजे को नाखून ना दे, तो अभी आपको नाखून दिए जा रहे हैं, आपको जाए जा रहे हैं। बहरहाल शुएब अख्तर का ये कहना है कि जी ये शाहीन, नसीम, हारिस ये मुझे दे दो, मैं इन्हें मेगा स्टार बना दूंगा। और अगर ये मेरी अभी गाइडेंस में खेल रहे होते तो अब तक स्टार बन चुके होते। तो ऐसा है नहीं, अगर ऐसा है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इन तीनों बॉलर्स के लिए, क्योंकि शुएब अख्तर बहुत बड़े बॉलर थे। उन्होंने जिस टाइम में बॉलिंग की है उन्होंने अपने आप को मनवाया है। और ऑब्वियसली हम बैठ के देखते हैं कि चैनल पे इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही होती हैं, तो अब ये टाइम है कि आप इन बॉलर्स को वाकई उन लेजेंड्स के पास भेजें जिन्होंने पाकिस्तान को अच्छे से सर्व किया है। तो इन प्लेयर्स को अपने पुराने प्लेयर्स के साथ ज़रूर हेल्प लेनी चाहिए, ये इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी चीज़। है नसीम भाई, दे देना शेर जैसा जिगरा है जी शुएब अख्तर का, जो मैं आपको सच्चाई से बताऊं, अनफिट होते थे, पैरों में तकलीफ हो रही होती थी, छोटी मोटी इंजरी तो वो परवाह ही नहीं करते थे। उसके बावजूद वो सामने वाले को जिस तरीके से डराते थे, क्या बात थी कि इंडिया में अपनी किताब लॉन्च कर रहे हैं और वहाँ बैठ के ये बात कह रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर मुझसे डर गया था। वो आइकॉन है उनका, वो तो एक तरीके से उनके लिए बड़ी हैसियत रखता है। और वहाँ बैठ के किताब लॉन्च करते हुए वो कहते हैं कि मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे ऐसा लगा था कि सचिन तेंदुलकर को अंपायर ने आउट भी नहीं दिया था और वो फौरन चल दिए थे जिस वक्त मैं पेस से गेंदें कर रहा था, हिला के रखते थे टांगे। तो बिल्कुल जी, ऐसे जो प्लेयर्स हैं उनको देने चाहिए, ये जो हमारे और नए लड़के यंगस्टर्स हैं, भी यंगस्टर्स जो हैं सीख रहे हैं अभी, जो सीख उनको रहे हैं, ज़्यादा और फायदा मोहम्मद आकिफ है उसको भी दें, वो भी कह रहा है मैं उसकी तरह बॉलिंग करना चाहता हूँ। नसीम भाई टाइम खत्म होने वाला है लेकिन एक खबर है मैं डिस्कस करना चाहूँगा। ख्वाजा आसिफ है डिफेंस मिनिस्टर, उनसे मिलने चले गए थे हारिस रऊफ, बड़ी बातें बनने लगी। फिर उन्होंने कहा कि हारिस मेरे बेटे की तरह है और वो आता रहता है पार्लियामेंट मुझसे मुलाकात करने, लेकिन इसका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे ख्याल है इसी टाइम पे क्यों गए थे जब हारिस रऊफ बाहर हुए थे ओडीआई टीम से, उससे पहले क्यों नहीं गए हारिस रऊफ मिलने के लिए? मेरे ख्याल है कि अब खिलाड़ियों को भी समझ में आ रहा है आकिब जावेद का एटीट्यूड। देखें, आकिब जावेद के बारे में सबसे पहले जैसन गिलेस्पी ने उन्हें जोकर करार दिया और उसके साथ कहा कि मेरे और गैरी क्रिस्टन के खिलाफ जब ये सिलेक्शन कमेटी के कन्वीनियर बने, साजिश की। आज रिजवान की खबर कहाँ से पहुँच गई भाई, कौन सा खिलाड़ी लेके पहुँच गया आके सिलेक्शन कमेटी के बाहर? और सिलेक्शन कमेटी जो बाहर हो सकती थी, आकिब जावेद जो बाहर हो सकते थे, वो खबर ऐसी चलवाई कि उसके बाद आकिब जावेद बच गए, खिलाड़ियों पे सारा नज़ला गिर गया, कोई इधर फेंक दिया गया, कोई उधर फेंक दिया गया। ओडीआई में मेरे ख्याल है अमन इससे बिल्कुल मुत्तफिक होंगी कि शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ दोनों को न्यूजीलैंड के ओडीआई में होना था। वो पिच फास्ट बॉलर्स को सूट करती हैं, इनका कॉन्फिडेंस आप तो ख़त्म कर रहे हैं अपने प्लेयर्स को। और आकिब जावेद को बच्चे चाहिए, आकिब जावेद को। और जब से मैंने दोबारा कहा, जब से वो लाहौर कलंदर से हटे, लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स जो पहले उनकी आंख का तारा हुआ करते थे, आज वो उनकी लग रहा है आंखों पे चुभने लगे। पाकिस्तान टीम के साथ तो बिल्कुल पता है कैसा हुआ, जब हम स्कूल में थे ना तो हमारी क्लास में जब सारे लड़के एक ही जगह पे जमा होते थे ना, तो जो हमारी क्लास टीचर थी फिर वो करती क्या थी कि ऊपर प्रिंसिपल से बात करके हमारे सेक्शन अलग करा देती थी, एक ए में, एक बी में, एक सी में, एक डी में, अलग अलग हो जाते थे। तो यही हुआ है। बहरहाल जी, हमारी ट्रांसमिशन का वक्त जो है ख़त्म हो गया है, ये चैंपियंस ट्रॉफी भी ख़त्म हो गई है। बहरहाल इंडिया को एक दफ़ा और बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप लोगों ने ये चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम कराया और बहुत सारी खबरें आई, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। नसीम भाई टाइम बहुत कम है, कैसा एक्सपीरियंस रहा थोड़ा सा ज़रा बता दीजिए। अब तो घर की तरह लगने लगा है आपके साथ शो करना और अपनी प्रोडक्शन टीम के साथ, और आज न्यूज़ की पूरी मैनेजमेंट का बहुत शुक्रिया कि वंस अगेन आपने हम पे भरोसा किया। और
आप तो फिर आप ही है, आपका जो टारगेट है वो बहुत ही कमाल है। थोड़ी सी मैंने कहा मेरी तारीफ हो जाए तो एंड में व्यूज ले लो। जी अमन, कैसा लगा आपको? बहुत मज़ा आया आपके साथ, स्पेशली आप जो ज़बरदस्त मिर्चों वाली बातें करते हैं उससे और मज़ा आ जाता है। एंड वेल डन फहद, मैं ले जाता मैं फहद एंड प्रोडक्शन टीम। बट ओवरऑल हमारी चैंपियनशिप इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन पूरी कोशिश की कि हम यहाँ पे बैठ के सिर्फ पॉजिटिव बातें करें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, जिससे हमारे मुल्क को फ़ायदा हो। बिल्कुल जी, और पूरी मेरी टीम जिसने इस ट्रांसमिशन में हमारा साथ दिया, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।